हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आज की वीडियो में बात करेंगे कंपनी मैनेजमेंट का डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ये है पार्ट टू। अगर आपने इससे पहले वीडियो देखी है तो पहले आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए, डायरेक्टर ऑफ कंपनी की फर्स्ट पार्ट। कंपनी लोगी आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। हालांकि पार्ट वन का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पर आपको लिंक मिलेगा और उस वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर समझने वाले हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में इसकी डेफिनेशन बता रखी है, पहले वो समझेंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। क्यों करा गया? क्योंकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है कि जो हम आपकी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं ताकि कंपनी को ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, कंपनी स्मूथली चलती रहे, कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है तो कंपनी अच्छे से काम कर पाती है। कंपनी की मैनेजमेंट ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तो करते हैं। तो उससे रिलेटेड है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही काम करेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो पाएगी, कंपनी अच्छे चल पाएगी। और उसने सही काम करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर हो गए जो कि कंपनी से मिले भी नहीं होंगे किसी भी तरीके से, और वो फिर कंपनी के रिलेटेड सही डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन जो कंपनी के अंदर के बंदे होते हैं ना, वही कंपनी को बर्बाद करते हैं। तो इसलिए उसी से रिलेटेड पॉइंट है ये। तो कह रहा है कि ऑल लिस्टेड कंपनी को कम से कम 1/3 टोटल डायरेक्टर में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, कंपनी के टोटल डायरेक्टर का 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। जैसे कि मान लेते हैं कंपनी के 45 डायरेक्टर है, 45 में से 1/3 डायरेक्टर यानी कि 15 आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं उसको समझेंगे अब। ठीक है, तो कंपनी 1/3, कंपनी के 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी रिलेशन नहीं होता उसका, वो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं जो एमडी एमडी होते हैं कंपनी के, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होते, नॉमिनल डायरेक्टर नहीं होते। यानी कि वो कंपनी के डे टू डे फंक्शनिंग में बिलोंग नहीं करते। वो कंपनी के मैनेजमेंट में, डे टू डे फंक्शनिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन लेना, कंपनी की मैनेजमेंट के रूल्स बनाना, इस पे काम नहीं करते वो। तो उसको रखा जाता है। अब देखो क्यों। सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में इसी के बारे में बता रखा है, उसको समझते हैं आप। तो क्या बता रखा है देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो जिसको कोई एक्सपर्टीज होती है, एक्सपीरियंस होता है, कॉम्पिटेंसी होती है, इंटीग्रिटी होती है इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड। ठीक है, बोर्ड के बोर्ड के अंदर जो उसको अपॉइंट कर रखे उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होते है किसी फील्ड से रिलेटेड, वो होते हैं इंडिपेंडेंट राइटर। उसको जैसे कि मान लो कि कोई बहुत अच्छी उसने पढ़ाई कर रखी है, पीएचडी कर रखी है मैनेजमेंट में, उसको बुला लिया। ठीक है, एमबीए कर रखी है, उसको बुला लिया, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाते हैं। और वो कोई भी प्रमोटर नहीं होता कंपनी का। कंपनी का प्रमोटर होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर कंपनी से रिलेटेड हो गया वो तो प्रमोटर नहीं होता। और ना ही कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा कंपनी के अफेयर में। कंपनी क्या काम कर रही है उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसको नहीं पता। उसको सिर्फ बुलाया गया है, वो कंपनी से अफेयर से रिलेटेड, कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ना ही वो प्रमोटर से रिलेटेड है, ना डायरेक्टर से, ना होल्डिंग, ना सब्सिडरी। कोई भी कंपनी की, कोई भी कंपनी से रिलेटेड कुछ भी उसका लेना देना नहीं है। क्योंकि लेना देना होगा तभी तो फ्रॉड हो सकता है ना। मान लो आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आपको पता है कि कंपनी की सब्सिडरी है, और अगर मैं यहां पर सब्सिडरी से रिलेटेड कुछ ऐसा डिसीजन ले लूं कि कंपनी को वहां से नुकसान हो जाए, तभी तो कंपनी को नुकसान होगा। और आपको पता है कि कंपनी को यहाँ पर फायदा होगा, कंपनी को यहाँ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो तभी तो आप करोगे। मतलब फ्रॉड कौन करेगा? जिसको पता होगा हर चीज कंपनी के बारे में। तो इसलिए जो कंपनी के अंदर के बंदे होते हैं वही कंपनी को बर्बाद करते हैं। जिसको पता ही नहीं है कि कंपनी से रिलेटेड क्या चल रहा है, क्या ट्रांजेक्शन हुई, कुछ नहीं पता उसे, तो वो उसने उसी को बुलाया जाता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद हु हैड नो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, मतलब कोई पैसों से संबंधित रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। कि ऐसा ना हो कि भैया पैसे से रिलेटेड काम कर रहा है और कोई ना कोई यहाँ पर पैसे का मतलब है, मतलब वो आएगा तो पैसा कमाएगा कंपनी से और भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई होल्डिंग कंपनी के साथ कंपनी की या सब्सिडरी, प्रमोटर, डायरेक्टर ड्यूरिंग टू प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट ईयर, या पिछले 2 सालों से ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, या फिर इस साल नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैसों से रिलेटेड संबंधित होगा, फिर वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कंपनी का बुरा हाल कर सकता है। इसीलिए ऐसा रिलेशनशिप ना हो, मतलब वो आए काम करने के लिए, अपना अपनी एक्सपर्टीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ रहा है। कोई अगर कोई डिसीजन लेना हो तो इससे पूछा जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि आप बताओ सही है कि नहीं है। तो उस बंदे को वो बंदा फिर सही राय देगा आपको, क्योंकि उसको मतलब नहीं है ना कंपनी का फायदा हो रहा है या कंपनी का नुकसान हो रहा है, वो बिल्कुल सही राय देगा जिससे कंपनी का फायदा फायदा हो, नुकसान ना हो, वो ऐसा डिसीजन लेगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर है जिसको पता है कि यहाँ कंपनी का यहाँ पर फायदा है, मेरा नुकसान है, तो वो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हो देखो, नेम ऑफ दोज रिलेटिव हु हैड पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी इट्स होल्डिंग। अब अगर कोई इसका रिलेटिव है जिसका पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है कंपनी या उसके होल्डिंग कंपनी के साथ, प्रमोटर के साथ, डायरेक्टर के साथ, अमाउंटेड टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रोस टर्नओवर, यानी कि 2% और मोर ग्रोस टर्नओवर जितनी सेल हुई, वो सेल जो हुई उसका 2% हिस्सा, मान लो देखो पेक्यूनियरी मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि इसके रिलेटिव ने कंपनी को कोई माल सप्लाई किया होगा, या कंपनी ने इसको सेल करा होगा इसके रिलेटिव को। तो वो कह रहा है कि अगर वो 2% सेल्स का है हिस्सा या उससे ज्यादा है, टोटल इनकम, या 50 लाख, 50 लाख और सच हायर अमाउंट, कि टोटल इनकम का वो 50%, टोटल इनकम का 2% या 50 लाख है रुपीज का आपका है, या उससे ज्यादा अमाउंट का है। ठीक है, ये तो सेल्स की बात करी, यहाँ इनकम की बात करिए कि इनकम का 2% या इनकम 50 लाख का लगभग आपकी ट्रांजेक्शन हुई थी, 50 लाख से इनकम हुई थी कंपनी की, या उससे लोअर है। ठीक है, उससे लोअर है ड्यूरिंग द टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो भी वो बेसिकली माना जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो क्या लिखा मैंने, ही मस्ट नॉट आइदर डायरेक्टली और एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ही मस्ट आइदर डायरेक्टली और एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड द पोजीशन ऑफ की मैनेजर पर्सन, मतलब कि उसका रिलेटिव कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने कोई मैनेजमेंट कंपनी की मैनेजमेंट में की मैनेजर पर्सनल संभाल हो, यानी कि एमडी हो पहले कहीं वो एमडी रह चुका हो ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर। ठीक है ना, उसके अपॉइंट होने से पहले कोई ऐसा उसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उसका रिलेट, ये जो नन लिखा हुआ था देखो, मतलब कि उसका कोई रिलेटिव भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई पैक्यूलियर रिलेशनशिप हो। पैक्यूलियर रिलेशनशिप हो कम से कम कितना, कि अगर कोई 2% टर्नओवर का पैक्यूलियर रिलेशनशिप है, ठीक है, और टोटल इनकम उसका, और 50 लाख और सच हायर अमाउंट, ये टोटल इनकम ये 50 लाख की, कि देखो ये टोटल इनकम का था और ये इसका था, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, अगर कोई ऐसा अमाउंट का रिलेशनशिप है कि 2% टोटल टोटल टर्नओवर का, या 50 लाख की इनकम हुई थी कंपनी की उससे रिलेटिव से, या उससे ज्यादा अमाउंट की, दोनों में से कोई भी कम है ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो भैया ये फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। और उसका रिलेटिव, ही मस्ट आर नॉट आइदर डायरेक्टली और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स होल्ड द पोजीशन ऑफ की मैनेजर पर्सनल। ठीक है, कोई ऐसा पर्सनल का की मैनेजर पर्सनल आपका नहीं होना चाहिए कोई भी ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंट, जब वो अपॉइंट हो उससे पहले। तो ये सब चीजें है कि मतलब कहने का मतलब उसके रिश्तेदार भी नहीं होने चाहिए कहीं ना कहीं मिले हुए कंपनी से, कोई नहीं, तो रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए कंपनी के साथ। ये है सारा मतलब, तब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज होगी। ये तो देखो ये इसी के अंदर ये पहला पॉइंट था कि रिलेटिव की मैनेजर पर्सनल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है इसी के अंदर, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट क्या है कि ना हो उसका रिलेटिव कोई इंप्लॉय रहना चाहिए, ना प्रोपराइटर ना पार्टनर इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड।
ठीक है ना। ना उसका कोई रिलेटिव आपका एम्प्लॉय होना चाहिए, ना प्रोपराइटर ना पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्या है, फर्म ऑफ ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसा। ठीक है, एनी लीगल और कंसल्टेंसी फर्म दैट होल्ड अ ट्रांजेक्शन विद द कंपनी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई कोई ऐसा लीगल कंसल्टेंसी फर्म कोई ट्रांजेक्शन कर रही है कंपनी के साथ अमाउंटेड टू 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद होल्ड टुगेदर और विद रिलेटेड टू एटलीस्ट 2% ऑफ द वोटिंग पावर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका रिलेटिव के साथ 2% वोटिंग पावर कंपनी के साथ हो, ये भी नहीं होना चाहिए ना। इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कोई रिलेटिव उसका चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। ठीक है, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, दैट रिसीव 25% ऑफ इट रिसीव फ्रॉम द कंपनी। मान लो कि कोई एनजीओ है रिलेटिव की, और एनजीओ में उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेटिव है डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, और वो एनजीओ रिसीव करती है उस कंपनी से 25% रिसीव करती है डोनेशन, तो भाई ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी गलत है। ठीक है, और दैट होल्ड 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, या फिर वो 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके रिलेटिव के बारे में बता दिया, कुछ नहीं है ऐसा। ऑडिटर वगैरह लीगल कंसल्टेंसी फर्म नहीं होनी चाहिए, इस कुछ नहीं होना चाहिए, ये चीज बता दी उसने। तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद हु पोजेसेस और सच अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 5 एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल पोजेस अप्रोप्रिएट स्किल्स, मतलब कि अभी क्वालिफिकेशन बता दी उसकी कितनी होनी चाहिए, कि उसकी अप्रोप्रिएट स्किल होनी चाहिए, नॉलेज एक्सपीरियंस इन वन और मोर फील्ड, इस फील्ड में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी खासी स्किल्स होनी चाहिए, फाइनेंस में, लॉ में, एक में इन सब में से एक में होनी चाहिए या वो ज्यादा में हो सकती है, सेल्स मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज है, ये चीज है, ये सब चीजें आपका डेफिनेशन बनती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, काफी बड़ी है लेकिन यही चीज समझने वाली थी। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन कैसे होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। सेक्शन 149 सबसे 7 क्या बता रखा है कि कैसे आपका डिक्लेरेशन होगा। तो डिक्लेरेशन करने के लिए, यानी कि इन ऑर्डर टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू सबमिट डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा कि मैं क्राइटेरिया मीट करता हूँ। सबसे पहले व्हेन ही अटेंड्स फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपको वहां डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, और इन एवरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंस, हर एक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो फाइनेंशियल ईयर की होगी उसमें आपको ये डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। इन केस एनी चेंज इन द सर्कमस्टेंस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तब भी आपको सबमिट करना पड़ सकता है। यानी कि पहली बोर्ड, एक तो बोर्ड मीटिंग में सबमिट करना पड़ेगा, हर फाइनेंशियल ईयर की बोर्ड सबमिट में करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको कोई आपका जो क्राइटेरिया था ये वाला बदल जाता है कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तब भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन की बात करें तो पैसा कितना मिलता है वो कैसा पता चलेगा, वो भी देखो इसमें बता रखा है। तो देखो, इनकी जो रेम्यूनरेशन होती है, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन फिक्स्ड रेम्यूनरेशन। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बताने बचाने के लिए, कि कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन बता रखी है फिक्स्ड रेम्यूनरेशन देने में। इट मींस ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी फिक्स सैलरी, कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी। ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव सिटिंग फी, उसको वहां बैठने की फीस मिलेगी। रिम्बर्समेंट मिलेगा कोई भी वो एक्सपेंस इनकर्ड करता है बोर्ड मीटिंग में, एंड प्रॉफिट रिलेटेड टू कमीशन। ठीक है, उसको कोई प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिलेगी कि भाई ये देखो प्रॉफिट आपने कमा के दिया तो उससे कमीशन दे दी, या कोई आपने एक्सपेंस खर्च किया तो उसको रिम्बर्समेंट दे दी, फीस आपको मिलती है। फिक्स सैलरी नहीं, इंप्लॉय नहीं है वो मेरा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंप्लॉय नहीं है। इंप्लॉय तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है। टर्म क्या होता है इसका, तो देखो टर्म है कि वही चीज, वो अगर उसको अपॉइंट किया गया तो कम से कम 5 साल के लिए उसको रखना पड़ेगा, वो ऑफिस उसका 5 साल तक चलता है। हाँ, ही मे बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर 5 ईयर, लेकिन 5 साल तक रहता है। मीनिंग देयर बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन ओनली बी अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम 2 consecutive टर्म। देखो वो अगर 5 साल में दोबारा अपॉइंट कर लिया, तो वो दोबारा से एक बार अपॉइंट 5 साल में कर लिया तो मैक्सिमम 2 बार ही अपॉइंट हो सकता है, 2 consecutive टर्म में अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद दोबारा अपॉइंट उसको नहीं कर सकते, एक बार 5 साल के लिए अपॉइंट हो दोबारा कर लिया उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, वही लिखा था। तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 consecutive टर्म, उसके बाद नया पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, द सेम पर्पस कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years, प्रोवाइडेड ही हैज शोन डायरेक्टली। देखो क्या कह रहा है कि सेम पर्सन
दोबारा 3 साल के बाद अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स, प्रोवाइडेड ही शी हैड नॉट बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कंपनी। कोई अगर एसोसिएटेड नहीं है तब भी वो अपॉइंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, समझ आ रही बात? तो इफ अ कंपनी वांट्स टू फर्दर अपॉइंट द सेम पर्सन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 consecutive, देन द रूल ऑफ कूलिंग पीरियड हैज टू बी फॉलो। अगर 2 consecutive टर्म में दोबारा उसको प्रोवाइड करना भी है तो कर पाएंगे, अगर वो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे, यानी कि एसोसिएटेड ना हो, कंपनी से मिला जाना हो बिल्कुल भी। ऑब्लिगेशन क्या होता है एज पर सेबी के बारे में क्या बता रखा है? ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन यही है कि एक स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है कि ऑन सर्विंग मोर देन सेमी लिस्टेड कंपनी, 7 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी वो सर्व नहीं कर सकता। एंड इफ अ पर्सन इज सर्विंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड कंपनी, ही शी कैन सर्व एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर मोर देन 3 लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अगर वो किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर वर्क कर चुका है तो वो 3 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी में वर्क कर सकता है। और होल्डिंग एटलीस्ट 1 मीटिंग, कम से कम एक मीटिंग उसको अटेंड करनी पड़ती है इन द एब्सेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कोई नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है कंपनी में तो कम से कम उसको एक मैंडेटरी है, एक मीटिंग करनी पड़ेगी। द लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इज लिमिटेड ओनली टू सब्जेक्ट ऑफ मैटर इन इज डायरेक्ट नॉलेज, कि जो उसकी नॉलेज है उसके रिलेटेड, अगर उसने कोई बताया नहीं, उसने कोई डिसीजन नहीं दिया, तो उससे रिलेटेड उसकी लायबिलिटी है। उसकी डायरेक्ट नॉलेज क्या है उसके अकॉर्डिंग, वेयर शी एक्टेड नेग्लेक्टली, अगर उसको काम दिया गया इससे रिलेटेड कि आप एक्सपर्ट हो इस चीज के बताओ, और वो निग्लेक्ट कर रहा है ड्यूटी, तब उसकी लायबिलिटी है। इफ अ पर्सन एक्टेड विदाउट टेकिंग हिज कंसेंट और ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन, तो उसके बाद वो लायबल नहीं है, यानी कि उसको बिना बताए आपने कोई डिसीजन ले लिया, उससे बिना पूछे, और उसने डिनाई भी कर दिया था, तब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी हालत में लायबल नहीं होगा। ठीक है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होती, रोटेशन में तो पढ़ा था, इसको हम रिटायरमेंट नहीं करते। वैसे आपको पता डायरेक्टर को रिटायर करते हैं, 2/3 रिटायरमेंट होती है डायरेक्टर की, इसमें नहीं होती। ठीक है, ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप इससे अच्छे अच्छे आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिले अगली वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू।